नमस्कार। सुबह 9 बजे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। भारत का पाकिस्तान को करारा जवाब। जितेंद्र सिंह ने कहा, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को मुक्त कराना ही एकमात्र मुद्दा। जीएसटी बिल पास कराने के लिए फिर से बुलाया जाएगा मॉनसून सत्र। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, सभी दलों में सहमति बनाने की कोशिश। चुनौतियों और पारदर्शिता के मुद्दे पर लोक लेखा समितियों का सम्मेलन आज। विधानमंडलों की समितियां भी शामिल। सीएजी के साथ तालमेल पर होगा जोर। असम में नहीं रुक रहा है बाढ़ का कहर। 80% इलाका डूबा। 18 लाख बेघर। अब तक 50 लोगों की मौत। और यूएस ओपन में भारत का विजय अभियान जारी। रोहन बोपन्ना और फ्लोरिन मर्जिया की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में। पाकिस्तान सेना प्रमुख राहिल शरीफ के विवादास्पद बयान के बाद अब भारत की तरफ से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया है। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने जवाब देते हुए कहा है कि अगर कुछ काम अधूरा है तो वो पाकिस्तान के अवैध कब्जे से कश्मीर के बाकी हिस्से को छुड़ाना रह गया है। इससे पहले सोमवार को पाकिस्तान ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर युद्ध होता है तो भारत को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। साथ ही पाकिस्तान ने कश्मीर का राग फिर से अलापा, जिसके बाद अब भारत की तरफ से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। कोई विषय जम्मू कश्मीर को लेकर के है पाकिस्तान के साथ, वो मात्र इतना कि पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर का हिस्सा किस प्रकार पुनः भारत में शामिल किया जा सके, अर्थात वो हिस्सा जो 65-66 वर्षों के बाद भी प्रदेश जम्मू कश्मीर का भाग होने के बावजूद भी पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में है, उसे किस प्रकार गैर कानूनी कब्जे से छुड़ा करके भारत में पुनः शामिल। ख़वातीन व हज़रात, कश्मीर बर्र सगीर पाको हिंद की तकसीम का नामुकम्मल एजेंडा है। और दिल्ली में कल से भारत पाकिस्तान के बीच डीजी, बीएसएफ और पाक रेंजर स्तर की बातचीत की शुरुआत होगी। 3 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में सीमा पर सीज फायर उल्लंघन का मुद्दा भारत की तरफ से उठाया जाएगा। पिछले कुछ दिनों से सीमा पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, जिसे लेकर दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उद्योग जगत की प्रमुख हस्तियों से मिलेंगे। वो वैश्विक आर्थिक पटल पर हाल ही के घटनाक्रम और इससे भारत के लिए उपलब्ध अवसरों पर विचार विमर्श करेंगे। ये बैठक चीन की अर्थव्यवस्था में नरमी और वैश्विक बाजारों में उठापटक के बीच हो रही है। इस बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली, आरबीआई गवर्नर, नीति आयोग के अध्यक्ष समेत फिक्की, सीआईआई और एसोचैम के प्रमुख भी शामिल होंगे। साथ ही देश के कई बड़े उद्योगपति भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। उद्योग संगठनों के साथ प्रधानमंत्री की ये 2 महीने में दूसरी बैठक है। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने 30 जून को उद्योग मंडलों से मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तकनीक के इस्तेमाल के जरिए गरीबों तक पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। कल दिल्ली के विज्ञान भवन में अंतरिक्ष विभाग की कार्यशाला हुई। इसमें प्रधानमंत्री ने सभी सरकारी विभागों और मंत्रालयों से ऐसी नीतियां बनाने का आह्वान किया जिससे युवा वैज्ञानिक प्रतिभाओं को निखरने का मौका मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि स्पेस टेक्नोलॉजी के बेहतर उपयोग से रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे अंतरिक्ष तकनीक का फायदा गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंचे। टेक्नोलॉजी का सर्वाधिक लाभ कम से कम खर्च में हो सके उतनी सरलता से गरीब से गरीब व्यक्ति को पहुंचे कैसे, यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। दिल्ली के विज्ञान भवन में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों के साथ तमाम केंद्रीय विभागों और राज्य सरकारों के करीब 1600 अधिकारियों ने दिन भर चली कार्यशाला में इसी मुद्दे पर मंथन किया। सम्मेलन का मुद्दा स्वच्छ प्रशासन में अंतरिक्ष विज्ञान के उपयोग से जुड़ा था। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके लिए हर विभाग की बहाली में विज्ञान के छात्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हम जब रिक्रूटमेंट करें हमारे नई लोगों को
तो रिक्रूटमेंट करके भी इस प्रकार के विज्ञान से जुड़े हुए स्टूडेंट्स को ज़्यादा लें, ताकि हमें कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए सुविधा रही। हमारे यहाँ पूछा जाए डिपार्टमेंट कि भाई हमारे डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं जिनकी इस चीज़ों में रुचि है, तो फिर इनको 7 दिन 10 दिन का एक कोर्स करवाया जा सकता है। अगर हम इस व्यवस्था को करें तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अगर हो गया तो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग अपने आप आना शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सरकारी और निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से कहा कि वे इस साल के अंत तक अपने यहाँ सैटेलाइट के उपयोग के बारे में विचार करें। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक आपदा से बचाने से लेकर सड़क परिवहन के संचालन और खनन सहित जंगल की निगरानी तक में अंतरिक्ष विज्ञान का उपयोग संभव है और इससे प्रशासन को स्वच्छ बनाने में मदद मिलेगी। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। वन रैंक वन पेंशन पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने अंतिम आदेश का इंतजार करने को कहा है। मुंबई में एक इंजीनियर्स कॉन्क्लेव में रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन लोगों को प्रक्रिया से सेवानिवृत्ति की अनुमति दी जा रही है उन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको सही शब्दों के लिए इंतजार की जरूरत है। इस बारे में किसी को भी अनावश्यक भ्रम पैदा करने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी ओर पूर्व सैनिकों की जंतर मंतर पर रिले भूख हड़ताल जारी है। साथ ही इस हफ्ते के आखिर में वो एक बड़ी रैली भी करने वाले हैं। कांग्रेस कार्य समिति की आज बैठक होनी है। इसमें संगठन चुनाव और केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति पर बात होगी। इस बीच राहुल गांधी ने कल गैर कांग्रेस शासित राज्यों के नेताओं से मुलाकात की। सरकार की तरफ से भूमि अध्यादेश को वापस लेने के बाद कांग्रेस कार्य समिति की ये पहली बैठक है। इस सफलता के बाद कांग्रेस अब सरकार पर दूसरे मुद्दों को लेकर रणनीति तैयार करने में जुटी है। बैठक में इस रणनीति पर विस्तार से चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल घटाने के लिए संविधान में संशोधन और संगठन चुनाव पर भी बात हो सकती है। इससे पहले कल कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने विधायक दल के नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में पार्टी का विस्तार और आम लोगों के मुद्दों पर नेताओं की राय जानी गई। बैठक में गुजरात के पटेल आंदोलन, मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले और बिहार चुनाव पर विस्तार से चर्चा हुई। पॉलिसीज पे डिस्कशन हुई है, दैट आई एम नॉट एट लिबर्टी टू टेल। बिहार को लेकर भी कोई चर्चा हुई? देखिए साहब, कोई देर वाज नॉट, दिस वाज ओनली रिलेटेड टू पॉलिसीज ऑफ द कांग्रेस पार्टी। थैंक यू। हाल के दिनों में गैर कांग्रेस शासित राज्यों के विधायक दल के नेताओं की ऐसी पहली बैठक हुई। ये बैठक आज भी जारी रहेगी। इस बैठक में कांग्रेस कार्य समिति में लिए गए फैसलों को लागू करने पर चर्चा होगी। विशाल दहिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बुलेटिन में अब बात करते हैं बिहार के चुनावी महासंग्राम की। समाजवादी पार्टी बिहार में सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी और इसके लिए कार्यकर्ता तैयारी में जुट गए हैं। मुलायम सिंह के नेतृत्व में तैयार हुई रणनीति में पार्टी का दावा है कि सभी सीटों के लिए उम्मीदवारों की कमी नहीं है। समाजवादी पार्टी ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करके महागठबंधन को झटका दे दिया है। समाजवादी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। मैं आपके बीच में आपके माध्यम से स्पष्ट कर रहा हूं, 243 पर हमारी तैयारी चल रही है। 243 पर हम चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने छोटे घटक दलों को साथ आने का न्योता भी दिया है। अन्य घटक दल के कुछ लोगों से बात भी चल रही है जो धर्मनिरपेक्ष हैं, जो लठबंधन से दूर हैं, जो एनडीए रूपी आपको नागनाथ से दूर है और लठबंधन रूपी सांपनाथ से दूर है, उनसे हमारी बात चल रही है। समाजवादी पार्टी के ऐलान से नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले महागठबंधन की परेशानी बढ़ सकती है। हालांकि शरद यादव और लालू प्रसाद यादव मुलायम सिंह को मनाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन अब तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है जिससे लगे कि समाजवादी पार्टी मान जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पटना में सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने वाम दलों के संयुक्त सम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार पर कमजोर वर्गों की अनदेखी का आरोप लगाया। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव में 6 वामपंथी दल एक साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। हमारे देश के अंदर संपत्ति की कोई अभाव नहीं है, साधन का कोई अभाव नहीं है, लेकिन चंद लोगों के पास ये साधन और संपत्ति सीमित रह जाता है। और वही नीतियां ऐसे हैं जो अमीर अमीर होता है और गरीब होते जाता है। पुणे फिल्म संस्थान के अध्यक्ष गजेंद्र चौहान ने कल सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से मुलाकात की। ये मुलाकात छात्रों की भूख हड़ताल की चेतावनी के बाद हुई है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने गजेंद्र चौहान की नियुक्ति विवाद में दखल देने से इनकार कर दिया है।
पुणे फिल्म संस्थान में जारी गतिरोध के बीच गजेंद्र चौहान कल दिल्ली पहुंचे। उन्होंने सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से मुलाकात की। छात्रों की हड़ताल पर केंद्रीय समिति की रिपोर्ट आने के बाद हुई इस बैठक के कई मायने निकाले जा रहे हैं। उधर हड़ताली छात्र गजेंद्र चौहान को हटाने की मांग पर अड़े हैं। छात्र अब सामूहिक भूख हड़ताल पर जाने का मन बना रहे हैं। एक फैकल्टी सदस्य ने सोमवार से अनशन करके इसकी शुरुआत भी कर दी है। Quite unfortunate and alarming the way the government is dealing not just with the students of FTII, also an individual from this institute who is a direct stakeholder as a faculty. उधर सुप्रीम कोर्ट ने गजेंद्र चौहान की नियुक्ति में दखल देने से इनकार कर दिया है। पिटीशन फाइल किया था पब्लिक इंटरेस्ट में कि माय लॉर्ड इसमें इंटरवीन करके कुछ इंटेलिजेंस करें और जो है ना डायरेक्शन दें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और स्टेट ऑफ महाराष्ट्र को कि जाके नेगोशिएट करें स्टूडेंट्स के साथ और इस गतिरोध को जो है ख़त्म किया जाए, क्योंकि इसमें बहुत नुकसान हो रहा है। 3 सदस्यीय केंद्रीय टीम ने पिछले मंगलवार सूचना और प्रसारण मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी थी। अगस्त में टीम ने पुणे का दौरा करके जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की थी। रवीन शिवरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकीलों की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर कल शीर्ष अदालत में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए अटॉर्नी जनरल को बार कौंसिल के साथ मिलकर एक प्रस्ताव लाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने मौजूदा प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। याचिका में कहा गया है कि बीते 15 साल में सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 2 मुस्लिम और 1 दलित ही वरिष्ठ अधिवक्ता बने हैं। वरिष्ठ अधिवक्ताओं का चयन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों का पैनल करता है। बहस के दौरान वरिष्ठ वकीलों को अन्य वकीलों पर वरीयता दी जाती है। इंदिरा जयसिंह का कहना है कि मौजूदा प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है। सोमवार को दिल्ली में 2 विमान हादसे होने से टले। एयर इंडिया के एक विमान की हाइड्रोलिक लीक के चलते इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और आपात स्थिति में यात्रियों को उतारना पड़ा, जिसके चलते जल्दबाजी में 5 यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। कुछ इसी तरह की हड़बड़ाहट, खौफ और जल्दबाजी की वजह से एयर इंडिया के 5 यात्री मामूली तौर पर जख्मी हो गए। वाकया इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का है, जहां सोमवार को तकनीकी खराबी के बाद वाराणसी से आने वाली एक फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। लैंडिंग के बाद जब जहाज के एक टायर से धुआं निकलना शुरू हुआ तो आनन फानन में यात्रियों को जल्द उतरने के निर्देश दिए गए। लैंड होने के बाद उसने पायलट ने बोला कि तुरंत भागो, बोले मेडे मेडे बोला उन्होंने और तुरंत अफरा तफरी मच गई उसमें। जो राइट का जो स्लाइडर वो जो दरवाजा था वो खुल ही नहीं रहा था, तो फिर सब लोग ने उसमें से कूद के बाहर निकले। जब कूद रहे थे तो पानी डाल रहे, सब पानी भर डाल रहे थे, तो सब लोग को उसी में ही लगी बहुत जोर जोर से। विमान में 144 यात्री सवार थे। जब जहाज दिल्ली पहुंचने ही वाला था तो पायलट को खराबी का आभास हुआ, जिसके बाद एयरपोर्ट प्रशासन को अलर्ट किया गया। Out of 144 passengers on board, total 5 passengers had minor injuries and which has been given first aid and thanks God that everybody is safe. वहीं इससे पहले सोमवार दोपहर बागडोगरा के लिए रवाना हुए एयर इंडिया के विमान को कुछ ही देर में वापस दिल्ली एयरपोर्ट लौटना पड़ा। वजह थी विमान का एक टायर क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो सुबह 9 बजे में खबरें लगातार जारी हैं। हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। राज्यसभा टेलीविजन के खास प्रोग्राम विरासत में आपका स्वागत है। नया कलेवर, नया अंदाज, नए रूप में विरासत का आगाज। देखिए हर बार नया किरदार। उनकी नजर उनका शहर के बाद विरासत का इंद्रधनुषी संसार, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। और आइए अब रुख करते हैं कुछ और अहम खबरों का।
जीएसटी बिल पारित कराने की मुहिम फिर तेज हो गई है। संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू के मुताबिक मॉनसून सत्र को फिर से बुलाने पर 1-2 दिन में फैसला हो सकता है। नायडू ने कल कहा कि तमाम दलों से बातचीत आखिरी दौर में है। हैदराबाद में नायडू ने कहा कि जीएसटी विधेयक पारित कराना सरकार की प्राथमिकता है। मॉनसून सत्र का अब तक सत्रावसान नहीं किया गया है। जीएसटी विधेयक लोकसभा से पारित हो चुका है, लेकिन राज्यसभा में कांग्रेस सहित कुछ अन्य दल इसका विरोध कर रहे हैं। Government is keen to go for extended session, but decision will be taken after the consultation with opposition is over. I have already consulted important leaders of different parties. In a day, meeting discussion with others also. Then at the end of it, we will take a final call on the extended session of Parliament. संसद और राज्यों के विधानमंडलों की लोक लेखा समितियों के सभापतियों का आज से 2 दिन का सम्मेलन शुरू हो रहा है। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन इसका उद्घाटन करेंगी। ऐसा सम्मेलन 15 साल के बाद हो रहा है। इसमें लोक लेखा समिति की चुनौतियों, पारदर्शिता, सीएजी के साथ तालमेल और आम नागरिकों की अपेक्षाओं जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। लोक लेखा समिति सरकारी खर्च पर नियंत्रण सुनिश्चित करने वाली संस्था है। समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल से चुना जाता है। The conference and the agenda outlined for discussion aims to provide a broad platform to share and learn from our respective experience and discussions, debates, and find solutions to some of our common problems and chart out ways and means to enhance the level of our function. जम्मू कश्मीर के माछिल सेक्टर में हुई फर्जी मुठभेड़ के मामले में कल बड़ा फैसला आया। सेना की उत्तरी कमान के प्रमुख ने 2010 में हुई इस मुठभेड़ में सेना के 6 जवानों की उम्र कैद की सजा पर मुहर लगा दी। इसमें कर्नल रैंक का एक अधिकारी भी शामिल है। ये मामला 30 अप्रैल 2010 का है, जब 6 सैनिकों ने कुपवाड़ा जिले के माछिल में 3 आतंकियों को मार गिराने का दावा किया था। जांच में मुठभेड़ फर्जी साबित हुई। कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के बाद इन सभी सैनिकों को 2012 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सेना के मुताबिक कर्नल दिनेश पठानिया, कैप्टन उपेंद्र, हवलदार देवेंद्र कुमार, लांस नायक लक्ष्मी, लांस नायक अरुण कुमार और राइफलमैन अब्बास हुसैन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। असम में बाढ़ बढ़ती ही जा रही है। हालात ये हैं कि 80% असम में पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये बाढ़ अब तक 50 लोगों की जान ले चुकी है, जबकि 18 लाख लोग घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। करीब 2000 गांव के बीच से पानी बह रहा है। सरकार ने राज्य के अलग अलग हिस्सों में 277 राहत शिविर खोले हैं, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की संख्या में होती बढ़ोतरी सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। इंसान तो इंसान, जानवर भी इस बाढ़ से परेशान हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में पानी बढ़ गया है और जानवरों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के सूखा पीड़ित इलाकों में किसानों के बच्चों की स्कूल फीस माफ होगी। कल राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है। 12वीं तक के बच्चों के अभिभावकों को ये राहत मिलेगी। राज्य के करीब 70 तहसील में इस समय सूखा है। सबसे ज्यादा मराठवाड़ा में सूखे का असर है। वहीं जानवरों के चारे और पीने के पानी के लिए जिलाधिकारियों को अधिकार दिए गए हैं। इसके अलावा राज्य के किसानों को दुर्घटना बीमा देने का फैसला भी किया गया है। राज्य की किसान की मौत होने पर उनके परिजनों को 2 लाख रुपए की मदद मिलेगी। महाराष्ट्र में अकाल की स्थिति कोई 70 के करीब तहसील में अकाल जैसी स्थिति है और यहाँ टैंकर लगाने के अधिकार और चारा छावनी लगाने के अधिकार जिलाधिकारी को हमने दिए हैं और यहाँ MREGS और रोजगार हमी योजना के तहत काम करने के लिए ग्राम पंचायत को प्राधिकृत किया है और पैसा भी हमने ग्राम पंचायत के अकाउंट में सीधा देने के लिए सूचना की है। हरियाणा में शौचालय होने पर ही अब पंचायत चुनाव लड़ा जा सकेगा। कल विधानसभा ने पंचायती राज कानून में संशोधन विधेयक को पारित कर दिया। नए नियमों के तहत दलितों और सामान्य वर्ग की महिलाओं का 8वीं पास होना जरूरी है। बाकी सभी के लिए 10वीं पास होना जरूरी होगा। 21 साल बाद हरियाणा पंचायती राज कानून में संशोधन हुआ है। कांग्रेस ने प्रावधानों पर सवाल उठाए हैं। इससे पहले राजस्थान भी ऐसा ही कानून बना चुका है।
अगले महीने से दिल्ली में 8वीं तक के बच्चों के बस्ते का बोझ कम हो जाएगा। दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में 8वीं तक के पाठ्यक्रम को 25% कम करने की तैयारी पूरी कर ली है। हालांकि सरकारी शिक्षक इस फैसले से नाखुश हैं। बच्चों का बचपन बस्तों के बोझ से दबा जा रहा है। बस्तों का वजन बच्चों के वजन के बराबर पहुंच रहा है, लेकिन अब दिल्ली सरकार बच्चों के बस्तों के बोझ को कम करने जा रही है। हमारे बच्चे जब उनके ऊपर ये बोझ कम होगा तो ज़्यादा खुले माहौल में पढ़ पाएंगे, ज़्यादा उनके अंदर का विकास हो पाएगा और जो वो पढ़ रहे होंगे उसको कहीं ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। सरकार का मानना है कि बच्चों के विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेल, कला, साहित्य, संगीत और थिएटर भी जरूरी है। हालांकि सरकारी शिक्षक सरकार के इस फैसले से सहमत नहीं है, जबकि निजी स्कूल इस बदलाव के पक्ष में हैं। मैं इसे बिल्कुल टीचर्स पे बोझ कम करना नहीं मानता, नहीं बच्चों पे। ये हमारे पब्लिक स्कूल के मामले में हमारे बच्चे बहुत पीछे रह जाएंगे गवर्नमेंट के। मैं इस चीज़ का बिल्कुल विरोध करता हूँ। ये बिल्कुल 25% सिलेबस बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए। जो बच्चे इस वक्त पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूलों में, वो बहुत ज़्यादा एम्फेसिस ऑन एग्ज़ाम्स चल रहा है। सो मैं समझती हूँ कि अगर वो ये स्कॉलास्टिक लर्निंग का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं करिकुलम में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। दिल्ली सरकार अगले सत्र से 9वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में भी 25% की कमी करने की बात कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि अपने बोर्ड के बगैर क्या ये मुमकिन हो पाएगा। जानकार मानते हैं कि 9वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में किसी भी तरह के बदलाव के लिए सरकार को CBSE से मंजूरी लेनी होगी। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। और अब खबर यूरोप में शरणार्थी समस्या की। हंगरी में कल फिर शरणार्थियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। जर्मनी ने यूरोपियन यूनियन के देशों से शरणार्थियों के लिए कोटा प्रणाली लागू करने की मांग की है। फ्रांस और ब्रिटेन भी शरणार्थियों को लेने पर सहमत हो गए हैं। जर्मनी जाने के लिए हंगरी की सीमा पर इंतजार कर रहे शरणार्थियों का सब्र सोमवार को जवाब दे गया। शरणार्थी बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने लगे। इस कोशिश में पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई। पुलिस ने शरणार्थियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाई। The people are sick. It's extremely cold over there. They are giving us the minimum amount of food, and we don't want their food. We just want to cross the borders. इस बीच जर्मनी में शरणार्थियों का आना जारी है। इस साल 8 लाख शरणार्थी जर्मनी में शरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। जर्मनी चाहता है कि यूरोपियन यूनियन के देश इस बोझ को उठाने में उसकी मदद करें। angepackt haben bei den Bundesbehörden, bei den Landesbehörden, bei den vielen Ehrenamtlichen, bei den Kommunen, bei der Bahn, bei der Bundeswehr. फ्रांस ने 24,000 लोगों को शरण देने का फैसला किया है। ब्रिटेन भी सीरिया के 20,000 नागरिकों को शरण देने पर सहमत हो गया है। We've already provided sanctuary to more than 5,000 Syrians in Britain and have introduced a specific resettlement scheme alongside those we already have to help those Syrian refugees particularly at risk. हालांकि स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक और रोमानिया ने शरणार्थियों को अपने देश में लेने से इनकार कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात US ओपन की, जहां युगल मुकाबले में भारत का विजय अभियान जारी है। भारत के रोहन बोपन्ना और रोमानिया के फ्लोरेन मर्जिया की जोड़ी ने US ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। 2 घंटे और 6 मिनट तक चले मैच में दोनों ने 9वीं वरीयता प्राप्त डैनियल नेस्टर और एडुआर्ड रोजर वी को 6-7, 6-4, 6-3 से हराया। अगले दौर में 6ठी वरीयता प्राप्त बोपन्ना और मर्जिया का सामना गैर वरीयता प्राप्त डोमिनिक इंग्लॉट और रॉबर्ट लिंस्टेड की जोड़ी से होगा। वहीं पुरुष एकल मुकाबले में दिलचस्प उलटफेर देखने को मिला। दक्षिण अफ्रीका के केविन एंडरसन ने ब्रिटेन के एंडी मरे को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अगले दौर में अब एंडरसन स्विट्जरलैंड के स्टान वावरिका से भिड़ेंगे। साथ ही महिला एकल मुकाबले में दुनिया की नंबर 2 खिलाड़ी सिमोना हालेप भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। आज सुरों की मल्लिका आशा भोसले का जन्मदिन है। आशा ताई की सबसे बड़ी खासियत है गायकी के हर अंदाज में उनकी महारत। चाहे वो लोकगीत हो, शास्त्रीय संगीत, गजल या फिर पॉप और कैबरे, उनकी आवाज सब जगह अपनी एक अलग छाप छोड़ जाती है। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। आइए सुनते हैं उनकी कुछ सदाबहार की। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका
आज दिन एक और विलक्षण कलाकार को याद करने का भी है। हम बात कर रहे हैं भूपेन हजारिका की, जो आज हमारे बीच मौजूद तो नहीं है, लेकिन उनकी करारी आवाज का जादू वैसा ही बरकरार है। खुद अपने गीत लिखने, संगीतबद्ध करने और गाने में उन्हें महारत हासिल थी, तभी उन्हें दक्षिण एशिया के श्रेष्ठतम जीवित सांस्कृतिक दूतों में से एक माना जाता था। भूपेन हजारिका की आज जयंती है, आइए उन्हें याद करते हैं उनके गाए नगमों के जरिए। I am Bhupen Hazarika, son of the soil. Born in Assam, skirting the borders of China, I write, compose and sing my own creative songs. My music has been endorsed as a unique new gharana called Bhupendra Sangeet. विस्तार है अपार प्रजा तुम्हार हरे हाहाकार निःशब्द सदा ओ गंगा तुम गंगा बहती हो यूं তোমার গুহা কুমা কোমল দেওয়ালি কোমল আহি আহি হৃদয় ভরিলে শুনাই এটি কি বা মিঠাই আরো দিয়া স্নেহিরে ককাল ইমান লাহি जोला 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 आके बाके रास्तों पे कांधे लिए जाते हैं राजा महाराजा होकर डोला जोला 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 देहात जलाई की पसीना बहाई की दौड़ा। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। भारत का पाकिस्तान को करारा जवाब, जितेंद्र सिंह ने कहा कश्मीर भारत का अभिन्न अंग, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को मुक्त कराना ही एकमात्र मुद्दा। जीएसटी बिल पास कराने के लिए फिर से बुलाया जाएगा मॉनसून सत्र, संसदीय कार्य मंत्री ने कहा सभी दलों में सहमति बनाने के प्रयास। चुनौतियों और पारदर्शिता के मुद्दे पर लोक लेखा समितियों का सम्मेलन आज, विधानमंडलों की समितियां भी शामिल, सीएजी के साथ तालमेल पर होगा जोर। असम में नहीं रुक रहा है बाढ़ का कहर, 80% इलाका डूबा, 18 लाख बेघर, अब तक 50 लोगों की मौत। और यूएस ओपन में भारत का विजय अभियान जारी, रोहन बोपन्ना और फ्लोरिन मर्जिया की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंची।